समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण भाई नंदा जी, सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य जी, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान जी, जनवादी अपना दल मेरा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी, इंद्रजीत सरोज जी और मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी और गठबंधन के सभी प्रत्याशीगण और यहाँ उपस्थित सभी साथियों और दोस्तों, आज हम और ये पूरा मंच आप सब लोगों से एक ही अपील करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। 7 तारीख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से हटाना है और इसीलिए अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये जो गठबंधन बना है, अब ऐसा गठबंधन और इस प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है 2022 के इस चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना कोई रोक नहीं सकता है। और जब इस गठबंधन के नेतृत्व में और अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर इस उत्तर प्रदेश का विकास भी होगा और जिन्होंने जो 5 साल पहले से जो झूठे वादे किए थे, इस प्रदेश से उनका सफाया होना अब तय हो गया है। और दोस्तों, हम इतना बताना चाहते हैं, जब अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तभी इस उत्तर प्रदेश का विकास हुआ था। और हम इतना ही कहना चाहते हैं इस अवसर पर, दोस्तों, जब हम इस उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले थे उस समय आपने एक ही हमसे मांग करी थी, एक हो जाइए चाचा भतीजे, एक हो जाओ, तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश से हट सकती है। तो दोस्तों, मैंने तो आपकी बात को मान करके हम और अखिलेश एक हो गए हैं। अब आपको निर्णय लेना है, अब आपको निर्णय लेना है। 10 मार्च को इस प्रदेश से
भारतीय जनता पार्टी का सफाया आपको करना है। बताइए दोस्तों, अब तो आपको करना है, आपके वोट से होना है। इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया आपके वोट से होना है, तो आपकी जिम्मेदारी है इस भारतीय जनता पार्टी को सफाया करने की जिम्मेदारी अब आपकी है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, इस बनारस की सभी सीटों पर, गठबंधन की सभी सीटों पर, और मैंने तो अपने सभी साथियों से, पूरे उत्तर प्रदेश के अपने सभी साथियों से कह दिया है, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना चाहिए। अब निर्णय तो आपको लेना है। हम पूछना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, हम तो एक हो गए आपके कहने के अनुसार। अब आप 2022 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया आप सब लोग करेंगे, और इस उत्तर प्रदेश के जहां पर भी गठबंधन का प्रत्याशी हो, जहां पर भी गठबंधन का प्रत्याशी हो, उसे जिताने का काम आप लोग करना, यही हमारी अपील है, यही हमारा अनुरोध है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना चाहिए, यही हमारा अनुरोध है। जय हिंद। तो ये थे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी। मैं अगले वक्ता के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और अभी मंझनपुर से चुनाव जीत कर आने वाले, अपने जिले की सारी सीटें जिताने वाले पूर्व मंत्री आदरणीय इंद्रजीत सरोज को आमंत्रित करता हूं कि वह गागर में सागर भरने का प्रयास करें और इस महान जनता को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय इंद्रजीत सरोज जी। इस चुनावी जनसभा में मंचासीन बहुत ही सम्मानित हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किरणमय नंदा साहब, समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, यहां पर उपस्थित प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, जिनके साथ एक लंबे समय तक हमें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठने का मौका मिला, परम आदरणीय पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव साहब, हमारे सुभाषपा के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश राजभर जी, महान दल के अध्यक्ष भाई केशव देव मौर्य जी, और जनवादी पार्टी के अध्यक्ष भाई संजय चौहान जी, जिनकी पुत्री हमारे जिले से चुनाव लड़ी, श्रीमती पल्लवी पटेल जी की माता जी, जो अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष हैं, राजमाता श्रीमती कृष्णा पटेल जी, यहां पर बैठे हुए सम्मानित हमारे सभी मंचासीन नेतागण, और आपकी सरजमी पर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी सहित तमाम नेता यहां पर पधार रहे हैं। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज ये जनसैलाब जो उमड़ा हुआ जनसैलाब है, इस जनसैलाब को मैं तहे दिल से नमन करता हूं। साथियों, 5वें चरण में हमारा चुनाव हो चुका है। बनारस के लोगों, हमने कौशाम्बी जिले से
डिप्टी सीएम को चुनाव हरा दिया है, उन्हें विधानसभा में जाने से रोक दिया है। अब आपकी बारी आई है, अब आपकी बारी आई है। ये 7वें चरण में चुनाव होगा और अंत भला सो सब भला। आप समाजवादी गठबंधन के सारे उम्मीदवारों को जिता देना और भाजपा की जमानत को जब्त कर देना, यही अपील करने के लिए आपसे आया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आदरणीय इंद्रजीत सरोज जी को सुना। अब मैं आपके सम्मुख जहां पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री आ रही हैं, उसी बंगाल में पैदा हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किरण नंदा जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमें और इस महान कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय किरण नंदा जी। समाजवादी पार्टी का प्रमुख महासचिव, चिंतक, समाजवादी नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, समाजवादी पार्टी का नेता माननीय शिवपाल यादव जी, समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी, श्री ओम प्रकाश राजभर जी, श्री केशव देव मौर्य जी, श्री संजय चौहान जी, राजमाता श्रीमती कृष्णा पटेल जी, श्री इंद्रजीत सरन जी, श्री मौलाना इकबाल कादरी जी, श्री बी पांडे जी, श्री फतेह बहादुर जी, श्री प्रदीप बाजाज जी और सभी समाजवादी पार्टी का समर्थक, ये विशाल जनसमारोह, मैं आप सबको अभिनंदन, सबको बधाई देता हूं। 5वीं में जो 5 चरण जो चुनाव खत्म हुआ, 5वां चरण चुनाव का बाद समाजवादी पार्टी का गठबंधन का सरकार हो चुका। केवल 10 ही मार्च नतीजा आएगा। आज 7वां चरण जो चुनाव हो, आज 6ठा चरण चुनाव चल रहा है और 7वां चरण चुनाव होगा 7 मार्च। आज ये 2 चरण चुनाव में केवल सपा गठबंधन सब सीट जीत के आएंगी और सब प्रत्याशी जीत के आएंगी। भारी बहुमत से अखिलेश यादव जी का सरकार 2022 में बन जाएंगी। इस बार चुनाव का पहले उत्तर प्रदेश जनता निर्णय ले लिया था, इस बार चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत से हराएंगे और सपा का गठबंधन को सत्ता में लेके आएंगे और अखिलेश यादव जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये जनता का निर्णय है। इसलिए इस बार चुनाव में जनता का जो निर्णय जो है, भारतीय जनता पार्टी को जनता सफाया करेंगे और सपा गठबंधन को सरकार पे लेके आएंगे। ये जो जोगी बाबा हर बात में बोल रहा है बुलडोजर लेके बैठ गया, अरे बुलडोजर इस बार जनता का हाथ में है। पहला चरण चुनाव जो था 10 फरवरी, वो चुनाव था एक लहर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन का, और दूसरा चरण चुनाव जो था समाजवादी पार्टी का गठबंधन, वो था एक आंधी। और तीसरा चरण जो चुनाव था समाजवादी पार्टी का गठबंधन, एक सुनामी। और तीसरा चरण से लेके 7वां चरण तक सुनामी चलेगा। आज जनता 10 फरवरी सब भाजपा के ऊपर जो रोलर चलना शुरू कर दिया। 7 में जो चुनाव होगा, वो चुनाव में जनता भाजपा को सफाया करेंगे। समाजवादी पार्टी का गठबंधन भारी बहुमत से जीत के सरकार बनाएंगे। एक शब्द से मैं आपको अपील करूंगा, जहां जहां समाजवादी पार्टी का गठबंधन का प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, एक साथ जुट के एक साथ मिलके सबको जिताइए भारी बहुमत से। 7वां चुनाव में एक भी सीट भाजपा को नहीं देना चाहिए। सभी प्रत्याशी को जिता के समाजवादी पार्टी का गठबंधन को मजबूत करिए और अखिलेश जी को मजबूत से सरकार बनाने के मौका दीजिए। जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद आदरणीय किरण नंदा जी। में जो आगे बहुत हमारे नौजवानों में उत्साह है, जो मीडिया के भाइयों के सामने और हमारे सुरक्षा कर्मियों के सामने जो दबाव बना रहे हैं, उन सभी उत्साही कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि नाहक इस बाउंड्री को, ये जो बैरिकेडिंग है, इस पर दबाव न बनाएं। ये आपके सभी की सुरक्षा के लिए है और इस मंच में आए हुए सभी नेताओं की सुरक्षा का मामला है। मैं सभी उत्साही नेताओं से, कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि आप लोग
जो बैरिकेटिंग है, इस बैरिकेटिंग पर दबाव न बनाए ताकि किसी तरीके की सुरक्षा कर्मियों को भी असुविधा न हो और आपके भी साथ कोई सुरक्षा में चूक न हो। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कृपया थोड़ा थोड़ा पीछे रहिए। ये पूरा मैदान लाखों का भर गया। जिस समय हम लोग आए थे, किरण में नंदा जी कह रहे थे बहुत बड़ा मैदान हो गया, लेकिन किरण में नंदा जी इतना खुश है कि जितने लोग आगे हैं उससे कहीं कम लोग पीछे नहीं है। और पीछे वालों से भी अनुरोध करता हूं कि बहुत शीघ्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आने वाले हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मंच पर उपस्थित होने वाली है। जो पीछे साथी लोग हैं, जो मंच के बाईं तरफ लोग हैं, जो मंच के बाईं तरफ दाहिनी तरफ है, उन सभी साथियों से अनुरोध है कि आप सारे लोग इस मंच के मैदान में आइए। और ये ठसाठस मैदान ये बताता है कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ मैं आप सबको सूचना देना चाहता हूं कि हमारे इस मंच पर सेवापरी के उम्मीदवार सुरेंद्र पटेल जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, और शहर दक्षिणी के उम्मीदवार भाई किशन दीक्षित है, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, और शहर उत्तरी के उम्मीदवार भाई अशफाक डब्ल्यू यादव है, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, और शिवपुर से सुहेल देव पार्टी के उम्मीदवार भाई अरविंद राजभर है, जिनका चुनाव चिन्ह छड़ी है, और अजगरा से उम्मीदवार सुहेल देव पार्टी के श्री सुनील सोनकर है, जिनका चुनाव छड़ी है, और पिंडरा से अपना दल कमेरावादी के उम्मीदवार श्री राजेश पटेल है, जिनका चुनाव चिन्ह लिफाफा है, और रोहनिया से अपना दल के उम्मीदवार भाई राजेश पटेल है, जिनका चुनाव चिन्ह लिफाफा है, लिफाफा छड़ी और साइकिल के उम्मीदवार है। इन सभी का जोरदार स्वागत करिए। आप सभी से मेरा यही निवेदन है, और आप सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि जिस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, माननीय ममता बनर्जी आएंगे, कृपया करके इस बाउंड्री पर दबाव बनाने की नाहक कोशिश न करें, और मीडिया के भाइयों का आप सब लोग सहयोग करें। बहुत शीघ्र आपके बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आएंगे और दीदी ममता बनर्जी आएंगी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं और आमंत्रित करता हूं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को कि हमें इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करें। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो हमें और अपना सार गर्भित विचार देने की कृपा करें। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी। चुनावी जनसभा की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, मंच पे विराजमान बड़े भाई माननीय प्रोफेसर रामगोपाल जी, राष्ट्रीय महासचिव जो मंच पे विराजमान हैं, बड़े भाई माननीय श्री शिवपाल यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रसपा के, श्री किरण नंदा जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी, श्री संजय चौहान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी, श्री केशव देव मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष महान दल, श्री प्रेमचंद प्रजापति राष्ट्रीय अध्यक्ष भागीदारी पार्टी, श्री रामसागर बिंद राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता पार्टी, श्री नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, श्रीमती किशड़ा पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल कमेरावादी, और आज आपके बीच में बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी कुछ ही समय में आपके बीच में आएंगी, और उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी भी कुछ समयों में आपके बीच पहुंचने वाले। तो भाई देखा हल्ला तो बहुत बा, हल्ला बहुत बा,
ई बतावा कितना लोग माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनावल चाहत हाथ उठावा। देखा ये प्रदेश में एक बीमारी पैदा भइल बा, वो बीमारी का बा, ये प्रदेश में योगी मोदी के ललका साड़ से सब परेशान बा। बोला परेशान बा कि नहीं परेशान बा? ये साड़ से निजात दियावे बदे माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनाने का जो बीड़ा ओम प्रकाश ने ठाना है उसको पूरा करना साथियों फैसला देने वाले जज मालिकोवाद के बीच में है। हमारे बीच में पत्रकार भाई हैं, हम उन भाइयों को भी बधाई देता हूं कि आपके आशीर्वाद से आज उस मुकाम पे पहुंचा हूं कि हम अपने जो वचन दिया हूं माननीय अखिलेश यादव जी को, हम उस वचन को पूरा करने के लिए आप देख लीजिएगा आज चुनाव हो रहा है 6वें चरण का, और 6वें चरण में रहा है दिया हम लोगों ने कि आज आपके बीच में बड़े भाई माननीय जयंत चौधरी जी विराजमान है। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। दूसरी चीज साथियों मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश में, पूरे प्रदेश में घरेलू बिजली बिल से पूरा प्रदेश त्राहिमाम कर रहा था। ऐसी स्थिति में माननीय अखिलेश यादव जी ने गठबंधन धर्म तय करके गठबंधन एक बनाया कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम 300 यूनिट बिजली जिस दिन शपथ लेंगे उस दिन से लगातार हम 5 साल फ्री देने का काम करेंगे। ये बात माननीय अखिलेश यादव जी ने कही। और पुरानी पेंशन बहाली का काम जिस दिन से शुरू किया, जिस दिन से प्रेस वार्ता करके कहा, उसी दिन से साथियों पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहना शुरू कर दिया कि जितने कर्मचारी हैं ये कर्मचारी तो सब सफाई हो गए हैं। हम उन कर्मचारी भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको सफाई कह रहे हैं तो आप सब लोग मिल करके छड़ी और साइकिल और आपके लिफाफा और हैंडपंप पर बटन दबवा करके भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने का काम करना। साथियों हमारे सामने बीएड टेट के साथी हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे 68,500 का मामला हो, चाहे 12,460 का मामला हो, चाहे 72,825 का मामला हो। साथियों इस मामले के भी माननीय अखिलेश यादव जी ने नोटिस में लिया है और दूध का दूध पानी का पानी सरकार बना करके करने का काम करेंगे। और भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पूर्वांचल ओम प्रकाश राजभर के परीक्षा की घड़ी है। यहाँ एक एक वोट जहां साइकिल लड़ रहा हुआ साइकिल पर, जहां लिफाफा लड़ रहा हुआ लिफाफा पर, और जहां छड़ी लड़ रहा एक एक वोट छड़ी पर, साइकिल पे लिफाफा दे करके हमारे जितने भी उम्मीदवार, चाहे 6वें चरण में जो वोट पड़ रहा है, चाहे 7वें चरण में 7 तारीख वोट पड़ेगा, एक एक वोट दे करके इनको विजयी बनाएंगे, तभी हमारी मंशा पूरी होगी। साथियों और मैं आपसे कहना चाहता हूं भारतीय समाज पार्टी लोगों, आप जरा विचार करो, इसी बनारस की धरती पर योगी बाबा के गुंडे, जब मैं अरविंद राजभर को नॉमिनेशन करने के लिए एक वकील को लेकर के 3 लोगों को जा रहा था, 3 ही लोगों की एंट्री थी, हम 3 लोग जा रहे थे, उसके पहले से सैकड़ों गुंडे योगी बाबा के गोरखपुर से पहुंचा दिए गए थे। और यहाँ का डीएम और कमिश्नर उनकी मिली भगत से साथियों सैकड़ों गुंडे पहले से बैठाए गए थे। जब मैं पहुंचा, बैरिकेड लगा था, बैरिकेड के पास पहुंचा तो मुझे गाली गुप्ता देने लगे, मारने की धमकी देने लगे, गोली चलाने की बात करने लगे। मैंने उनसे अलझा नहीं और मैं चला गया नॉमिनेशन कक्ष में। जब नॉमिनेशन करा के निकला साथियों, निकलने के बाद इन लोगों ने जिस तरह मेरे साथ अभद्रता किया, कॉलर पकड़ा, मारपीट किया, किसी तरह मैं जान बचा करके वहां से भागा। अगर मैं वहां भिड़ जाता तो सैकड़ों लाशें इसी बनारस की कचहरी में उड़ जाती। साथियों हमारा आंदोलन रुक जाता, हमारा ध्यान भटक जाता। इस नाते मैंने इनसे बच करके निकला और चला गया लखनऊ, और लखनऊ जाकर के प्रेस वार्ता किया, और प्रेस वार्ता करके मैंने कहा कि योगी बाबा मेरी हत्या कराना चाहता है, मुझे मंजूर है योगी हत्या करा दे, लेकिन भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों, जो ओम प्रकाश राजभर को चाहते हो, इस आंदोलन को, इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहना, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाते रहना। ये बाबा चाहे योगी हो, ये कहते हैं योगी बाबा, क्या नौजवानों
तेरी गर्मी निकाल देंगे। तो ओम प्रकाश राजभर कहता है, अरे नौजवानों, अखिलेश यादव जी को सीएम बना दो। जिस दिन आप इनको सीएम बना दोगे उसी दिन तेरे लिए भर्ती निकाल देंगे माननीय अखिलेश यादव जी। ये काम हम लोग करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये बेचारे तो इतना बढ़िया बोलते हैं कि आज जिले जिले घूम रहे हैं। धन्य है गठबंधन के हमारे सभी साथी। हम सब लोगों ने इतनी मेहनत किया कि देश के प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया कि आज जिले जिले घूम करके भीख मांग रहे हैं कि हमको वोट दे दो। लेकिन भीख मांगने से वोट मिलने वाला नहीं है। ये नोट कर लेना। प्रधानमंत्री जी आपने कहा था कि ऐ गरीबों आओ मेरे साथ, अच्छे दिन आएंगे। जब गरीबों ने वोट दे दिया, गरीबों ने जब वोट दे दिया, आप प्रधानमंत्री बन गए, आपके सूबे के योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। तो आने वाले दिनों में क्या होता है, जब बुरा दिन था तो 400 रुपए में गैस सिलेंडर बिकता था। जब अच्छे दिन आ गए तो 1000 रुपया मोदी जी ने बेचवा दिया। जब हमारा बुरा दिन था तो 50 रुपया सरसों का तेल था। जब अच्छा दिन मोदी जी ने ला दिया तो ये 200 रुपया किलो सरसों का तेल बेचवा दिए। जब बुरा दिन था तो 5 रुपया प्लेटफार्म टिकट था। जब अच्छे दिन आ गए तो 50 रुपया प्लेटफार्म टिकट कर दिया। बुरे दिन में 50,000 रुपया, 50,000 में मोटरसाइकिल मिलती थी। जब अच्छे दिन आ गए तो 90,000। अरे मोदी जी हेलीकॉप्टर से घूम करके वोट मांग रहे हो, हम घबराओ नहीं। ये 7 तारीख को तेरे बनारस में तेरी जमानत जब्त करा देगा। ये बनारस अपने 7 प्रत्याशियों को जिता करके दिखाएगा। और आपको बता दूं, बलिया में इनका खाता नहीं खुल रहा है, मऊ आजमगढ़ अम्बेडकर नगर खाता नहीं खुल रहा, गाजीपुर इनका खाता नहीं खुल रहा है, और ये बनारस में गिड़गिड़ा रहे कि वोट दे दो। तो घबराओ नहीं मोदी जी। ये ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की धरती को इतना गर्म किया है, इनकी गर्मी से आप लोग लौट के जाओगे गुजरात। देख लेना, अभी तो ये 22 का चुनाव है, 22 में तेरी विदाई होगी। उसके बाद 2024 में ये मोदी जी और अमित शाह जी तुझे गुजरात पहुंचाने का काम हम सब लोग मिल करके करेंगे। हमारे आए हुए लोगों सब लोग मिल करके आने वाले 7 तारीख को जो वोट पड़ेगा उस दिन साथियों बूथ पर जाकर के हम लोगों को एक एक वोट इकट्ठा करके छड़ी के सामने वाला, साइकिल के सामने वाला, जहां साइकिल से साथी लड़ रहे हैं, जहां हमारे लिफाफा पे साथी लड़ रहे हैं, वहां आपको वोट देने और दिलाने की जरूरत है। और हमारे संजय मिश्रा जी और देश पाठक छोटे लाल पांडे ये सभी सपा के नेता हैं। हम इन साथियों से को धन्यवाद देता हूं। और हमारे डॉक्टर संतोष पांडे जी जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आज साथी आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इसके पीछे आप लोग साथी जिस तमन्या से यहाँ आए हो, जिस मेहनत और परिश्रम से यहाँ आए हो, हम नौजवानों आपसे कहना चाहता हूं, जो जोश और जुनून से जो गर्मी आपके पास यहाँ है, जो गर्मी निकालने की बात योगी करते हैं, बूथ पर जाकर के एक एक और छड़ी, साइकिल और लिफाफा जहां हमारे साथी लड़ रहे हैं उनकी बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गर्मी निकाल देना। ये हमारे अमित शाह जी, ये दुनिया में जो अमित शाह जी बड़े पढ़े लिखे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं गृह मंत्री के पद पे बैठे हैं और भाषण क्या दे रहे हैं, 12वीं पास करो, इंटर में नाम लिखाओ, लैपटॉप और स्मार्टफोन पाओ। पता नहीं पिछवाड़े पढ़ ले हुए कि अगवारे पढ़ ले हुए। ये भाषण मारत हुए। इन्होंने भाषण दिया कि भगवान राम जब लंका गए, रावण को मारा, तो जब रावण मृतशैया पे पड़ा था तो भगवान राम ने भरत को भेजा। पूरा रामायण ही उलट देते हैं। अभी हमारे योगी बाबा, इनका बयान हो चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री का बयान हो, जब हम लोगों ने किसानों के सवाल पे, जो योगी मोदी का ललका सार के सवाल पे जब इनको घेरने का काम किया, तो ये कह रहे हैं कि ऐ देश के नौजवानों, आओ हमारी सरकार बना दो, हम गोबर इकट्ठा करेंगे और गोबर से रोजगार देंगे। आए मोदी जी, ये रोजगार भारतीय जनता पार्टी को देना, समाजवादी पार्टी के गठबंधन को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी देने का काम, किसानों को पानी फ्री देने का काम, बिजली फ्री देने का काम, 300 यूनिट, ये माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग 2022 में करने जा रहे साथियों। और पत्रकार भाइयों, आपको भी मैं कहना चाहूंगा, हमारे तमाम फोटोग्राफर साथी हैं, आप घबराओ नहीं।
आपको भी दुर्घटना बीमा दिलाने का काम माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में किया जाएगा। और हमारे पत्रकार भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब सब आयोग बन सकता है तो पत्रकार आयोग का भी गठन कराने की कोशिश हम लोग करेंगे, ताकि पत्रकार भी अपनी बात अपने फोरम पे रख सके। साथी, ये तमाम बातों के साथ हम आपसे निवेदन करूंगा, हम अपने ब्राह्मण साथियों से, हम अपने वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक साथियों से, कि देखो मोदी जी और योगी जी अमित शाह जी के बहकावे में मत आना। ये हिंदू की बात करते हैं, ये नफरत की राजनीति करते हैं और कहते हैं 80 और 20 की बात करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं साथी, इसी बनारस में 80 घाट है, इसी बनारस में 80 घाट है और इस 80 घाट पर ये 20 लोग जाएंगे, अमित शाह जाएंगे, मोदी जाएंगे, योगी जाएंगे और सारे भाजपा के 20 बड़े नेता वहीं 80 घाट पर जाकर के नारा लगाएंगे, राम नाम सत्य है, भाजपा खत्म है। यही नारा वहां लगा करके ये लोग गुजरात चले जाएंगे साथियों। और आने वाले दिनों में आप बताओ, ये क्या है? ये मेरे हाथ में क्या है? जोर से बोलो। ये कानून का डंडा है, ये कानून का डंडा जिसको हम छड़ी कहते हैं। सिंबल चुनाव आयोग ने इसको छड़ी का नाम दिया है, हम इसको कानून का डंडा बताते हैं। और इसी कानून के डंडे से भारतीय जनता पार्टी के जितने गुंडे, हमारे बड़े भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सामने जिस तरह इन लोगों ने गुंडई किया, गाड़ियां तोड़ी, मारपीट किया, एक तरफा FIR योगी जी ने कराया है। घबराओ नहीं योगी जी, तूने एक तरफा FIR कराया है तो ओम प्रकाश राजभर भी मन बनाया है पिछड़े समाज के लोगों। तेरे साथ जिस तरह का न्याय, जिस तरह आरक्षण आपका लूटने का काम हमारे योगी बाबा कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की बात मोदी जी योगी जी कर दिए, उसी तरह हमारा संविधान खतरे में है साथियों। हमारे पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक समाज के लोगों, आज हम लोग अपने जो ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार का बदला लेने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी हम लोगों ने कर लिया है। आने वाले दिनों में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चाहे जितना अफवाह हमारे गोदी मीडिया जो मोदी जी के चेला है, मोदी जी के मालिक, चाहे जितना फैला लो, लेकिन देख लेना, जो दिल्ली में आपने कहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, 3 सीट मिली थी, उसी तरह जिस दिन बंगाल अब गए थे तो वहां 2/3 जितवा रहे थे, वहां से भी भाजपा बैरंग लौट के आई। आज हमारे कुछ मीडिया के साथी बड़े तेजी से हल्ला कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार, तो ये 300 पार नहीं जा रही है। ये 300 रुपया में आपको सरसों का तेल बेचवाना चाहती है, 300 रुपया में पेट्रोल बेचवाना चाहती है, 3000 में गैस सिलेंडर बेचवाना चाहती है। इस बात का खुलासा हमारे कुछ गोदी मीडिया नहीं कर रहे साथी। इस नाते मैं आपको आगाह करता हूं कि आने वाले दिनों में 7 तारीख को बनारस के लोगों आपका वोट पड़ेगा और 7 तारीख को एक वोट, छड़ी वाले प्रत्याशी को छड़ी पर, साइकिल वाले प्रत्याशी को साइकिल पर और लिफाफा वाले प्रत्याशी को लिफाफा पर बटन दबा करके भारी मतों से जिताने का काम करिएगा। और हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप बताओ, जब हमारे देश में ट्रेन चलती है उसमें एक कोच होता है, एक कोच में 72 सीट जनरल में, और उसमें जाते हैं 400 लोग। 60 सीट होती है सेकेंड AC में, उसमें जाते हैं 100 लोग, 50 लोग, 60-100 लोग। और जो स्लीपर क्लास है उसमें भी 72 सीटें होती हैं और उसमें भी जाते हैं 200-250 लोग। तो उस रेलगाड़ी की चलान नहीं होती है। लेकिन वहीं 50 सीटर बस है, उसमें 70-80-100 लोग जाते हैं, उस बस की भी चलान नहीं होती है। 9 सवारी पर जीप पास होती है, 18 लोग जाते हैं, उस पे चलान नहीं होती है। जब सिपाही जी, दरोगा जी जब कोई एप्लीकेशन पड़ता है, किसी मुलजिम को पकड़ने जाते हैं तो वो 3 सवारी लेके आते हैं, तो उनकी गाड़ी की चलान नहीं होती है। इस नाते साथियों, हमने भी मन बनाया है कि 3 सवारी फ्री करने का ऐलान ओम प्रकाश राजभर, मोटरसाइकिल पर 3 सवारी फ्री होगा। या तो ट्रेन की भी चलान होगी, या बस की चलान होगी, या जीप की चलान होगी, या पुलिस की भी 3 सवारी चलेंगे, तो इनकी भी चलान कराने का काम ओम प्रकाश राजभर करेगा। नहीं तो 3 सवारी फ्री करने का काम, बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा?
कितने लोग चाहते हो कि 3 सवारी फ्री हो जाए? हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हैं, 3 सवारी फ्री करावे के है। बोला के चाह तो फ्री सवारी करावल, दोनों हाथ उठावा जे चाहता। तो साथियों, बहुत कुछ नहीं, हम आप लोगों से पुनः अपील करते हुए कि आने वाले दिनों में भारतीय समाज पार्टी के लोगों, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि चिंता मत करना, चिंतन करना। आप साइकिल पर वोट दोगे तो ओम प्रकाश राजभर को मिलेगा, आप लिफाफा पर वोट दोगे तो ओम प्रकाश राजभर को मिलेगा, और समाजवादी पार्टी के लोग छड़ी और लिफाफा पर वोट देंगे तो माननीय अखिलेश यादव को मिलेगा। साथी, इस नाते भाजपा के चक्कर में नहीं, कांग्रेस तो लड़ाई में नहीं, बसपा तो नोटिस में नहीं, और भाजपा की विदाई होना तय है। 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, जोर से बोलिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, और दूसरा गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। इसी बात के साथ हम आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए हम अपनी बारी को ही विराम देता हूं। जय भीम, जय सुहेलदेव, जय समाजवाद, खुदा हाफिज, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश राजभर जी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने पहले ही चरण में नल से इनकी गर्मी ठंडी कर दी थी, आदरणीय जयंत चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आवे और इस महान जनता को संबोधित करें। आदरणीय जयंत चौधरी साहब। आज बनारस की इस धरती पर गठबंधन के इस विराट मंच पर विराजमान, सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई दे जाएगा, कोई बात नहीं, चल जाएगा भाई, तार जोड़ लो स्पीकर में और जोर से बोलूं, मुझे लग रहा ज्यादा गर्मी हो रही है यहां। मंच पे विराजमान आदरणीय रामगोपाल जी, आदरणीय शिवपाल यादव जी, हमारे इस गठबंधन में शामिल सभी दलों के प्रमुख नेतागण, अभी इंतजार हो रहा है बंगाल से फाइटर दीदी का, ममता जी का, जिन्होंने नारा दिया मां माटी मानुष, और तमाम कोशिशों के बावजूद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम किया वेस्ट बंगाल से। अगर आपकी अनुमति हो, बनारस की जनता की अनुमति हो, तो उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का मैं नमन करता हूं, और आप सभी लोगों को प्रणाम। हमारे यहां ये मान्यता रही है कि जो भी प्रार्थना समाज के बीच से होती है, सामूहिक तौर पे अगर कोई प्रार्थना होती है तो वो पवित्र भी होती है और वह कामयाब भी होती है। और इसलिए चुनावी सभा में सबसे पहले, सबसे प्रथम मैं अपने ओर से प्रार्थना करता हूं, और इस प्रार्थना में हम सब लोग शामिल हों। आज विश्व का बहुत बड़ा हिस्सा युद्ध के संकट का सामना कर रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि विश्व के सभी नेता मानव जाति से हो रहे नुकसान को समझें, हिंसा के रास्ते को छोड़कर समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहें। और मेरी प्रार्थना है कि भारत के नागरिक जो यूक्रेन में बड़ी संख्या में अभी भी नौजवान फंसे हुए हैं, मेरी प्रार्थना है कि सभी वो नौजवान सुरक्षित अपने घरों तक लौट सकें। दिखावा तो बहुत हो रहा है, और चुनावी भाषणों में प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन गंगा का नाम देकर
चुनावी राजनीति का हिस्सा बनाने की कोशिश भी की है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, लगभग 3 दशक पहले जो कुवैत में वॉर हो रही थी, तब लाखों लोग हमारे भारत के वहां उस वॉर जोन में फंसे थे। बसें लगाकर उनको कुवैत से जॉर्डन ले जाया गया और फिर जॉर्डन से हवाई जहाजों के माध्यम से भारत वापस लाया गया और पूरे दुनिया ने हमारे उस समय उस प्रयास को सराहा था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो इवैक्यूएशन की चर्चा हुई थी। तब कोई नाम नहीं दिया गया था, लेकिन अब नाम दिया गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सत्ताधारियों की नजर यहां सिर्फ गंगा पे और यूपी के चुनाव पर है, यूक्रेन में फंसे हुए नौजवानों पे उनकी नजर, उनकी फिक्र नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि जब गंगा जैसा नाम रखा है तो अंत भी अच्छा होगा और हमारे सभी नौजवान सुरक्षित लौटेंगे। ये बनारस की धरती पे विशाल कार्यक्रम हो रहा है। मैं बधाई देता हूं। ओम प्रकाश राजभर जी अभी बोल रहे थे, सिंबल हमारे अलग अलग हैं और अब इस दौर में जो अब 7वां दौर होगा 7 तारीख को, इसमें आपको चुनाव करना है। कहीं लिफाफा है, कहीं छड़ी है और कहीं साइकिल का निशान है। हमारी लड़ाई एक, हम सबकी लड़ाई एक, और आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। बनारस की राजनीतिक धरती है, बनारस धर्मनगरी भी है, और जब बनारस कोई आने की सोचता है तो कल्पना करता है अविरल गंगा की, बनारस के विश्व प्रसिद्ध कलाकारों की। जब कोई बनारस आता है तो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की आवाज कानों में चलती है, रविशंकर जी के सितार, गिरजा जी का मधुर संगीत, पंडित विकास महाराज जी का सरोद, ये आज भी जो है हमारे कोई बनारस आता है तो कानों में चीज चलती है। तो हम सब के लिए बनारस की धरती पवित्र है, करिश्माई है, और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि ये किसानों की धरती है, ये बनारस चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रही है। और आज भी यहां गांव देहात में आप जाएंगे और देखेंगे कि हर घर में तस्वीर अगर एक सरदार पटेल जी की लग रही है तो चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीर भी अभी तक आपने अपने घरों में लगा रखी है। तो इसलिए मेरे लिए परम सौभाग्य है कि बनारस की धरती पे आज आपके बीच आकर मैं संदेश दे पा रहा हूं। आपको फैसला लेना है, और चूंकि हम पश्चिम से चुनाव लड़कर आपके बीच में आ रहे हैं, आप मुझसे पूछ भी सकते हो कि चुनाव में काबा, पूछ सकते हो ना चुनाव में काबा। मैं बता दूं चुनाव में काबा, चुनाव में गठबंधन बा और उत्तर प्रदेश में अखिलेश बा। और आज बनारस की धरती पे जब ममता दीदी आएंगी तो खेला भी होए बिना, ममता दीदी का खेला भी होए बिना। बात तय हो चुकी है। आज 6ठे चरण का मतदान हो रहा है और लोगों ने तय कर लिया, इस बार जो हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे उसकी 2 प्राथमिकता होंगी। सबसे पहले किसान का सम्मान, किसान का सम्मान, और सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले होगा प्रदेश का नौजवान। ये 2 ही चीज हैं, ये 2 चीज हैं। आपने 5 साल की बाबा की सरकार देखी, मोदी जी केंद्र में है, दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार दी है। मैं पूछना चाहता हूं बनारस की धरती पे, क्या जो धान की पैदावार आप करते हो, क्या खरीद हो रही है? क्या एमएसपी भाव किसानों को मिल पा रहा है? क्या आपकी आय जो 2022 में दुगनी होने वाली थी, दुगनी हुई है? और इनके शासन में हम भूल नहीं सकते किस तरह से किसानों को कुचला गया। लखीमपुर के नरसिंहार को कोई नहीं भुला सकता। यही बनारस के लोग उस समय आगे आए थे। चंद्रशेखर आजाद पार्क में यहां के नागरिकों ने
700 किसान परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी। और यहां विश्वविद्यालय में छात्रों ने जब मौन जुलूस निकालने की कोशिश की तो लखनऊ से योगी जी ने आदेश दिया और यहां के पुलिस ने उन बच्चों पे मुकदमा दर्ज करने की उन्होंने हिम्मत करी। यानी जो किसान का साथ देगा, जो किसान की बात करेगा, 5 साल से सरकार ने उन पे लाठी चलाई है, उन्हें कुचलने का काम किया है, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की। और जब जब नौजवान नौकरी मांगने गए, बताओ कितने साल से भर्ती नहीं हुई, भर्ती निकलती है नौकरी नहीं मिली। और सेना की भर्ती, नौजवानों कितने सालों से सेना की भर्ती नहीं हुई है, नहीं हुई है। लंबित भर्तियां चल रही हैं हर विभाग में, आप पे भी लाठी चलाई। तो ये वक्त है कि किसान के सम्मान और नौजवान के सम्मान और रोजगार को दिल में रख के आपको वोट की चोट देनी है। ये वो सरकार है जिसकी जिम्मेदारी थी उन किसान परिवारों को न्याय दिलाने की, लेकिन आपने देखा कि लखीमपुर में किसानों को बेल नहीं मिली। लेकिन जो किसान के नजर में हत्यारे हैं, मंत्री के बेटे टेनी, आज वे बाहर घूम रहे हैं और उनके बेल का विरोध भी योगी जी नहीं कर पाए। मैं दावा करता हूं, अगर किसानों को बेल मिल गई होती तो योगी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में उस बेल का विरोध करने जाती। लेकिन योगी जी की सरकार, टेनी को जब बेल मिली, किसान के हत्यारों को जब बेल मिली, उसका विरोध करने भी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। वहां के परिवारों ने खुद पैसा जमा करके, वकील खड़ा करके आज खुद वो लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं, सरकार उनकी कोई सुनती नहीं, मानती नहीं। भाई मैं तो खूब चिल्ला रहा हूं, आवाज जा रही होगी चलो समझ लोगे, फेसबुक पे देख लेना बाद में। और आपका जोश तो बता रहा है, आप तो मन बना के ही आए हो, हाथ में भी गदा लिए आए हो। पार्टी का झंडा है, पार्टी की टोपी है, हाथ में गदा है, तुमसे कौन मुकाबला करेगा भाई? तुम्हारा तो काम हो रखा है पहले ही। 7 तारीख में आपको मतदान करना है। मुझे पसीना आ रहा है, बाबा जी ने गर्मी बहुत कर दी है। आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि सामने वाले मदारी हैं, मदारी बहुत तरीके से झूठ बोलते हैं, अपनी नाकामी छुपाने के लिए बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं, और फिर उनके पीछे अंधभक्तों की टोली है, उनकी नाकामी को भी बताते हैं कि उनकी उपलब्धि। अगर आप उनको गड्ढा दिखाओगे, यहां सड़कों में गड्ढे हैं कि नहीं है? गड्ढे हैं ना, लखनऊ में बैठ के कहते हैं गड्ढे भर दिए। अगर आप उनको गड्ढा दिखाओगे तो अंधभक्त कहेगा नहीं नहीं, ये गड्ढा 70 साल से तो इससे बड़ा गड्ढा था, ये तो मोदी जी ने छोटा गड्ढा बनाया है जनता के लिए। तो ये इनकी बात का तोड़ हमारे कार्यकर्ताओं को मिलकर ढूंढना होगा। और मैं तो कहता हूं कि मोदी जी का बस चले तो एक दिन योगी जी को भी कंगा भेज देंगे। योगी जी का कंगा से क्या काम है? कोई काम नहीं, उन्हें भी कंगा भेज देंगे। तो बातों का तोड़ आपको ढूंढना होगा। और बाकी बाबा जी की मैं क्या कहूं, बाबा जी तो मोगैम्बो वाले डायलॉग देते हैं कि बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी निकालनी है। यहां बनारस की प्रसिद्ध मिठाई है जो सर्दी में बनती है, मलोइया, क्या कहते हैं मलोइया, वो सर्दी के 2-3 महीने में मिलती है और वो ओट्स से बनती है, दूध होता है उसमें, पोषण होता है, और जब वो खाते हैं सर्दी में तो बदन को गर्मी मिलती है। मैं बाबा जी को कहूंगा कि आप हमारी क्या गर्मी निकालोगे, ये बनारस के नौजवान 7 तारीख में ऐसी आपकी गर्मी निकालेंगे और आपको सर्दी में मिठाई खानी चाहिए थी बनारस आकर। अगर आप सहमत हो तो 10 तारीख को नतीजा निकलेगा, गोरखपुर एक अच्छा सा कंबल बना के उनको दे दूं, एक अच्छा कंबल खरीद दूं बाबा जी के लिए, उन्हें जरूरत पड़ सकती है। ये तो मोगैम्बो वाला भाषण देते हैं, बाबाओं के नाम अलग अलग होते हैं। अब योगी जी को कोई योगी जी कहता है, कोई बाबा कहता है,
कोई बुलडोजर बाबा कहता है, आज मैंने नया नाम दे दिया, बाबा मोगेम्बो वाले। क्या है बाबा मोगेम्बो वाले? तो मिस्टर इंडिया फिल्म देखी थी किसी ने? यहां बच्चों ने देखी थी? ऐसा वोट दो 7 तारीख में, क्या आपका काम भी हो जा और मिस्टर इंडिया की घड़ी बाबा जी को पहना के प्रदेश की राजनीति से उनको गायब कर दो। आवाज नहीं आ रही, माइक की दुरुस्त करना पड़ेगा। आवाज आगे नहीं आ रही, इसे दिखवा लो। मुद्दे आपको पता हैं, कानून व्यवस्था पे बड़ा दावा करते हैं। सबसे पहले अगर कानून व्यवस्था सुधारनी है तो जो वर्दी पहने हमारे जवान हैं, इनका भी ख्याल रखना होगा। जो सरकार के नौकर है, जो नौकरी कर रहे हैं, समाज की सेवा के लिए नौकरी कर रहे हैं, उनकी वर्दी की पहचान हो। अपने वर्दी के असूलों से, सिद्धांतों से उन्हें कभी समझौता ना करना पड़े, ईमानदारी से वो सेवा कर पाए। और मैं इन पुलिस कर्मियों को याद दिलाता हूं, चौधरी चरण सिंह ने देश में पहला पुलिस आयोग का गठन किया था और जब जब उन्हें मौका मिला बहुत सख्त प्रशासन उन्होंने दिया। जनता को याद होगा जब चौधरी साहब को मौका आपने दिया था, एक बार संकट की घड़ी पैदा हुई, 27,000 पटवारियों को बाहर करके उन्होंने लेखपालों की जब भर्ती की, कोई नहीं सोच सकता था ऐसा हो जाएगा। कोई नहीं सोच सकता था, कल्पना नहीं कर सकता था। लोग कह रहे थे दबाव बनाओ तो चौधरी साहब झुक जाएंगे। और इस क्षेत्र में उस समय की कहावत है चौधरी साहब को लेके कि चरण सिंह धान पछोरलन बिना कूटले, चरण सिंह धान पछोरलन बिना कूटले, पटवारी बस्ता रखी दहलन बिना पूछ ले। इसी क्षेत्र की कहावत है, हर 23 दिसंबर को जब अखबार पढ़ता हूं, बनारस के अखबार में छापी जाती है। चौधरी चरण सिंह जी के उस शासन को याद करो। आपने चौधरी चरण सिंह जी देखे, करीब से देखे, आपने चौधरी अजीत सिंह जी देखे, आपने आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को देखा है, आपने अखिलेश यादव जी को अपने बीच देखा है। आज हम लोग सब आपके यहां आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे दोनों परिवार मिलकर साथ काम कर रहे हैं, जब गठबंधन साथ मिलकर काम कर रहा है, तो जो हम मशाल जलाएंगे उसकी रोशनी, उसका प्रकाश हर प्रदेश के हर गरीब व्यक्ति के घर और मकान तक पहुंचेगा। आपके घर तक उसका प्रकाश पहुंचेगा। हम इस रास्ते से हटने वाले नहीं हैं। और बहुत तरह तरह की बात हो रही है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, 5 चरण में तो सरकार गठबंधन की बन चुकी है। हमारी गठबंधन की सरकार 5 चरण में बन चुकी है, आज 6वां चरण और है। और फिर बनारस के क्षेत्र से मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा आशीर्वाद आप देंगे, ताकि बड़ी संख्या में हमारे विधायक बने, बड़ी संख्या में हमारी सरकार ताकतवर बने और हम किसान और मजलूम और गरीब, शोषित वर्ग, वंचित समाज के लिए काम करें। चौधरी चरण सिंह, बाबा भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय के आदर्श को जिंदा रखें, यही मेरे लिए आशीर्वाद होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये माइक ध्यान दें, एक दाहिनी तरफ का माइक काम नहीं कर रहा, कृपया माइक वाले ध्यान दें। मैं अनुरोध करूंगा, आदरणीय ममता बनर्जी जी बहुत नजदीक आ गई हैं, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने सड़क पर ही गाड़ी खड़ी कर दी है। सड़क पर गाड़ियां खड़ी हैं, जिनकी उनसे अनुरोध है कि अपने ड्राइवर को तत्काल निर्देश करें कि सड़क से अपनी अपनी गाड़ी हटा, ताकि ममता जी बहुत जल्दी आपके मंच में आ जाए। मेरा अनुरोध है उन सभी भाइयों से जो लोग भूलवश सड़क के बीच में ही गाड़ी खड़ी कर दिए हैं, कृपया अपने अपने चालकों से निर्देश करें कि वो सड़क से अपनी अपनी गाड़ियां हटा लें, ताकि ममता जी बहुत शीघ्र आपके बीच में आ जाए। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, ममता जी शीघ्र मंच पर आने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध है, विशेष करके जो हमारे इस बाउंड्री के किनारे, जो हमारे बैरिकेडिंग पर लोग, नौजवान बहुत उत्साहित खड़े हैं, लगातार पुलिस के लोग उस बाउंड्री की रक्षा कर रहे हैं और उस पर दबाव बनाते हैं। हमारा अनुरोध है, कृपया उस पर दबाव न बनाइए। ये पुलिस के लोग
आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके नेताओं की सुरक्षा के लिए है। आप पीछे थोड़ा सा रहिए ताकि ये जो बाउंड्री बनी है, जो ये आपका बैरिकेडिंग बना है, ये सुरक्षित रहे और ये सफल कार्यक्रम लाखों लोगों का बहुत ही सुंदर बन जाए। इसलिए मेरा अनुरोध है, जो नौजवान बहुत उत्साह के साथ बार बार दबाव बनाते हैं, पुलिस के भाई हाथ जोड़ के बात करते हैं, निवेदन करते हैं, लगातार उस बाउंड्री को संभाले हुए हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है अपने सम्मानित नौजवान साथियों से, कृपया इस बाउंड्री पर दबाव मत बनाइए। और आपसे अनुरोध यही है कि बहुत शीघ्र आपको इस प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे। अभी आप चौधरी जयंत सिंह को सुन रहे थे, अब मैं आपके सामने समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कादिर साहब से कहूंगा कि वो हमें और संक्षिप्त शब्दों में इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने का कष्ट करें। मौलाना साहब। सम्मानित मंच, नौजवान आए हुए हमारी मोहब्बत करने वाली समाजवादी पार्टी और गठबंधन से प्यार करने वाली जनता, मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं और सलाम के साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि सरकार 10 तारीख मार्च को 10 बजे तुम्हारा रिजल्ट आएगा, मगर तुमने रिजल्ट पहले ही दे दिया है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक तुम्हारे इस जज्बे और हौसले को मैं सलाम करता हूं कि जिन्होंने अपनी मोहब्बतों का उस खुलूस के साथ बोर्ड की शक्ल में नजराना पेश किया है। मैं उसकी मुबारकबाद पूरे तुम्हारे प्रदेश को देना चाहता हूं। यकीनन तुमने सरकार बना दी, मुझे ये मालूम है। आज हमारी सरकारें जो चल रही थी, उन्होंने जो कुछ भी किया वो आपके सामने है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आने वाले भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी साहब की बारगाह में इतना ही कहूंगा कि उनका मिशन ये है, उनका कहना ये है कि जलाओ महलों पे इतनी बुलंदियों से चिराग, जलाओ महलों में इतनी बुलंदियों से चिराग, किसी गरीब के घर में भी उजाला हो जाए, किसी गरीब के घर में भी उजाला हो जाए। लिहाजा हम उजाले के पसंद करने वाले लोग हैं और आज जो विकास 12 तक हमारे अखिलेश जी ने करके दिखाया, समाजवादी पार्टी ने, वो भुलाया नहीं जा सकता। पूरा उत्तर प्रदेश याद रख रहा है, जहां दवाई से लेकर पढ़ाई मुफ्त हो जाए, गलियां सज जाएं, सड़कें बन जाएं, ब्रिज बन जाएं, पुल बन जाएं, मैं कहता हूं स्टेडियम बन जाएं, मैदानता जैसे हॉस्पिटल बन जाएं, मेडिकल कॉलेज बन जाएं, पूरा प्रदेश को सजा दिया था। मगर 5 साल में इन्होंने आने के बाद सजे सजाए इस प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। ऐ मेरे नौजवानों, आने वाले समाजवादी और गठबंधन से मोहब्बत करने वालों, तुम्हें फिर वही चीज 7 तारीख को अपने वोट की शक्ल में दिखा देना है, ताकि आने वाले वक्त में 10 मार्च को जब वोटिंग खुलने लगे तो 10 ही बजे से ये ऐलान होने लगे कि अखिलेश जी आओ और गुजरात वाले वापस जाओ, अखिलेश जी ये प्रदेश तुम्हारा है और किसी का नहीं है। लिहाजा मैं सिर्फ इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी नई कश्ती नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में। दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप अब 10 तारीख को अखिलेश जी को ला रहे हैं और प्रदेश का एक होनहार, खूबसूरत, अच्छा, सच्चा, बहुत ही वादे का पक्का
अखिलेश जी को लाने के लिए तैयारी कर चुके हैं और उन्हें लाना है ताकि प्रदेश दोबारा सजाया जा सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय गठबंधन। धन्यवाद मौलाना साहब। अब मैं जिनका बहुत देर से हम आप सब लोग सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव, राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य, समाजवादी चिंतक आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी को आमंत्रित करता हूं कि हमें और हम सबको अपना उद्बोधन दे। आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। इस विशाल जनसभा के अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी, श्री शिवपाल सिंह जी, श्री ओम प्रकाश राजभर जी, श्री केशव देव मौर्य जी, श्री संजय चौहान जी, श्रीमती कृष्णा पटेल जी, समाजवादी पार्टी के महासचिव श्री इंद्रजीत सरोज जी, श्री प्रेमचंद प्रजापति जी, श्री राम सागर बिंद जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी और मेरे सामने बैठे हुए, मंच पे बैठे हुए सभी हमारे गठबंधन के बनारस जिले के प्रत्याशीगण, भाइयों बहनों, हमारे सारे महत्वपूर्ण नेता आपके सामने बोल चुके हैं। आप लोगों को इंतजार है ममता दीदी का और अखिलेश जी का। वो शीघ्र ही आपके मंच पर आ जाएंगे। जैसा उत्तम जी ने कहा कि जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं बेतरतीब और ड्राइवर भी नहीं है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, वो वहां जाम में फंस गई। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप लोगों ने चुनाव घोषणा पत्र को भी देखा होगा। वो मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ये सामने सफेद रंग के बैनर्स हैं, इनमें कई बातें लिखी हुई हैं। आप सबने देखा है और पढ़ा भी है कि समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इन सबको पूरा करने की बात की। और गठबंधन का, हमारी पार्टियों का जो चुनाव घोषणा पत्र है वो कोई भाजपा जैसा घोषणा पत्र नहीं है, खाली और झूठा। इसको हम लोग एक पवित्र डॉक्यूमेंट के रूप में मानते हैं और जो कहते हैं उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं और किया है अतीत में भी। तो चाहे शिक्षा मित्रों के रेगुलराइज करने की बात हो, चाहे बीएड टीटी के अध्यापकों उनको नियुक्ति देने का मामला हो, चाहे संविदा कर्मियों को रेगुलाइज करने वाला हो, चाहे अनुदेशकों वाला हो। शिक्षा मित्रों के बारे में भी स्पष्ट है कि गवर्नमेंट आएगी, कैबिनेट की पहली मीटिंग में इन सारे वादों को पूरा करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा गांव-गांव में जो हमारी आशा बहनें और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती हैं, जिनको बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है और उन्होंने मांग करने गई जब लखनऊ तो उन पर लाठीचार्ज किया योगी के आदेश पर वहां की पुलिस ने। इन सबको मानदेय बढ़ाने का, सबका मानदेय बढ़ाने का काम भी गठबंधन सरकार करेगी। इसके लिए हम सब वादा करते हैं आप लोगों से। आपने देखा होगा कि कैसी कैसी बातें चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता लोग कर रहे हैं।
इन्होंने पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की हरकतें की थी। ममता बनर्जी जी के लिए किस तरह की बातें कही गई थी, किन शब्दों का प्रयोग किया गया था, और बंगाल की स्वाभिमानी जनता ने बीजेपी को वहां से पूरी तरह खदेड़ दिया था। और देखिए, पूरब से खदेड़ना शुरू हुआ बीजेपी, और वो आई आपका भी ये आज 6वां चरण और 7 तारीख को 7वां चरण है। ये भी पूरब से पूरी तरह से बीजेपी को खदेड़ने जा रहा है। आज भी जो सूचनाएं मिल रही हैं 6वें चरण से, वहां किन्हीं जिलों में तो बिल्कुल एक तरफा चुनाव हो रहा है। बीजेपी के लोगों के बस्ता लगाने के लिए कोई तैयार नहीं। ये हालत, तो ये जाने वाली सरकार है। झूठे वादों में, धमकियों में और समाज को विघटित करने वाली जो बातें कही जा रही हैं, उनमें अब की जनता कोई फंसी नहीं है। मुझे याद है, चौधरी साहब जानते हैं कि पहले दिन देश के गृह मंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना से अपना कार्यक्रम शुरू किया, और बीजेपी वाले लोग कह रहे, देखिए गृह मंत्री जा रहे हैं, बम विस्फोट करेंगे। तो कहा कि देखिए यहां पलायन हुआ है। और आश्चर्य ये, वहां बीजेपी की जो उम्मीदवार थी हुकुम सिंह जी की पुत्री, उससे जब पत्रकारों ने वही पूछा तो उसने कहा कि हमारे यहां तो कोई पलायन नहीं हुआ है। तो जो बम लेके गए थे वो उसका फ्यूज उड़ गया, कहीं विस्फोट नहीं हो पाया। उसके बाद बहुत बातें कहेंगे, बहुत बातें। फिर ये पहले, दूसरे, तीसरे चरण में जब बुरी तरह हारे तो गाली गलौज पर उतर आए। आपने सुना होगा कि मैंने राज्यसभा में कहा था कि अगर इस तरह से गाली गलौज देके एक पूरे वर्ग को गुंडा और बदमाश साबित करने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे लोग हैं कि 100 होंगे तो 1000 वोट डालेंगे। कहा था कि नहीं कहा था? और आपको कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। बाद में बीजेपी के लिए उन लोगों ने कहा कि प्रभु साहब आप सही कह रहे थे, जो उनकी कार्यशैली से सहमत नहीं है वे पीछे पीछे यही कहते हैं। और आप जानते हैं कि बीजेपी का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों की सरकारों से नाखुश है, और जो नीचे मतदाता है वो कहेगा बहुत कमल की बात, लेकिन बटन यहां दबाएगा गठबंधन के प्रत्याशियों पक्ष में। ये मैंने घूम के 2 दिन में बनारस में देख लिया। ये होने जा रहा है, और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 10 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो बनारस की ये जो हमारे प्रत्याशी बैठे हुए 8 ये बीजेपी के प्रत्याशियों को पराजित करके विजयी होंगे। इसमें हमें कोई संदेह नहीं नजर आ रहा है। मैं यहां आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि जब आप मतदान करने जाएं तो ये जोश है उसको बनाए तो रखना, घर घर से वोट निकालने के लिए, लेकिन पोलिंग पर लाइन लगा के वोट डालना शांति से, जिससे 80 और 90, 95% वोट पड़ने में कोई दिक्कत ना पाए। किसी को बहाना प्रशासन को न मिले कि ये लोग शोर मचा रहे थे इसलिए वो डिले कर दें, लाठीचार्ज कर दें, आपको वोट डालने से रोकें और परसेंटेज को घटा दें। ये मौका देने का काम वक्त नहीं होगा। जो बातें होती वो बाद में होती रहती है, लेकिन चुनाव वाले दिन आपको पूरी तरह से शांति बनाए रखकर एक एक वोट को डालने का काम करना होगा, एक एक वोट को। मंच पर किसी भी क्षण आपके नेता आ सकते हैं। ममता जी आ सकती हैं, अखिलेश आ सकते हैं, किसी पर आगे नीचे हैं। अब आप ये आगे वाले शोर मचा रहे हैं और ये दबाव डाल रहे हैं, ये छोड़िए।
आप पूरा अपने नेताओं के सामने अनुशासित रहकर उनको सुनने का काम करना। उत्तम जी, उत्तम जी, नरेश जी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, ममता दीदी, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए उत्तम जी, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, ममता दीदी जिंदाबाद, ममता दीदी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी गठबंधन जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी गठबंधन जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय ममता दीदी जिंदाबाद, माननीय ममता दीदी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, सुहेल देव पार्टी जिंदाबाद, जनवादी पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, महान दल जिंदाबाद, अपना दल जिंदाबाद, गठबंधन के सारे दल जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी गठबंधन जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, बहन ममता दीदी जिंदाबाद। साथियों, आप सबके सामने इस देश के नेता और उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी और बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता दीदी जी और राज्यसभा की सदस्य आदरणीय जया बच्चन जी हमारे बीच में पधार चुकी हैं। हम इस महान जनता की तरफ से मंचासीन सभी नेताओं का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आदरणीय जया बच्चन जी से अनुरोध करते हैं कि हमें इस विशाल रैली को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय जया बच्चन जी। मंच पर विराजमान हमारी खास मेहमान, हमारी शुभ चिंतक हमारी बहन ममता बनर्जी जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, इस मंच पर विराजमान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे साथ आए हुए बाकी पार्टियों के वरिष्ठ नेता, भाइयों, बच्चों और कुछ बहनें, आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, उत्साह इतना है कि ज्यादा कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं है। आप ममता जी को और अखिलेश जी को सुनना चाहेंगे। एक कविता आप लोगों के सामने पढ़ूंगी, आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे, ठीक है? मुझे सुनाई नहीं दिया, जवानों क्या हो गया? हमारे पार्टी के कार्यकर्ता तो बोलेंगे। इस कविता का नाम है यूपी का लाल। कौन है यूपी का लाल? और जब मैं पंक्ति पढ़ूंगी उसके बाद आप लोग दोहराएंगे यूपी का लाल, ठीक है? अभी शांत हो जाइए, अभी चिल्लाने का वक्त मौका मिल रहा है। जो यूपी में लाया विकास की वो अक्षर,
जो यूपी की हर बेटी का बना डाल, ये कौन है? यूपी का लाल कौन है? जिसने जात धर्म भूल के पूरे यूपी को समझा एक परिवार, जो यूपी की गद्दी में नहीं होने पर भी यूपी वालों के दिल में बसा था 5 साल, ये कौन है? यूपी का लाल कौन है? और गद्दी जाने पर भी यूपी की सेवा करने से कभी ना करा इनकार। ये है यूपी का लाल, ये कौन है? जो हर नौजवान को नौकरी देने पर तुला, यूपी का हित में हो रहे हर काम को जोड़ा, वो कौन है? यूपी का लाल कौन है? जिसने किसानों को दिलवाया उनका हक, हर गांव चाहा पहुंचाना पक्की सड़क, ये कौन है? जिसने यूपी की मिट्टी का अपनी मां समझ के रखा ख्याल, और फिर एक बार कमल जो ना कर पाया, कमाल करेगा यूपी का लाल, वो कौन है? मैंने जब इलेक्शन शुरू हुआ तो मन में सोचा था कि मैं यहां आके विश्वनाथ जी का आशीर्वाद जरूर लूंगी कि हमारे पार्टी और उत्तर प्रदेश के लाल को भारी मतों से जिताए। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये लाल मुझे आज यहां बुला लेंगे। ये विश्वनाथ जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है। आप सब युवा हैं। आप लोग अगर हिम्मत करेंगे और आप चाहेंगे तो इस लाल को कोई नहीं रुका। बहुत बहुत धन्यवाद।